नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। बहुत हल्ला है, बड़ा जोश है कि भारत क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। क्रिकेट के दीवाने अपने को सूरमा मानते हुए झूम रहे हैं, नाच रहे हैं और उधर बांग्लादेश में गुस्सा है कि भारत झूठ मूठ इतरा रहा है। भारत के क्रिकेट प्रशासन की दादागिरी है जो उसकी तरफ से एम्पायरों ने बेईमानी की। एम्पायरों ने भारत के पक्ष में एम्पायरिंग की। कितनी शर्मनाक है ये बात। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हसीना वाजेद ने मैच के बाद कहा कि सभी ने देखा कैसे बांग्लादेशी क्रिकेट टीम को हराया गया। सोचा जा सकता है कि बांग्लादेश में भारत की जीत कितनी विवादास्पद है। वहां आम चर्चा है कि एम्पायर अगर गलत फैसले नहीं देते तो भारत की टीम हारती और बांग्लादेश टीम जीतती। संदेह नहीं कि एम्पायर फैसले विवादास्पद देते हैं, मगर कई हलकों में माना जा रहा है कि भारत का सेमीफाइनल में पहुंचना धांधलीपूर्ण है। सोचे कि 8-10 देशों के बीच खेले जाने वाले एक खेल में भी भारत के हम लोग जब इतराते हैं तो उसमें भी कितनी तरह की धांधलियां चर्चित होती है। क्रिकेट में पैसे की ताकत क्योंकि भारत की है, इसलिए बीसीसीआई प्रशासन या कि अपना क्रिकेट प्रशासन दादागिरी चलाता है। भारत में क्रिकेट प्रशासन इन दिनों बदनाम है, बहुत संकटों में है। इसलिए जनता का ध्यान बांटने के लिए, जनता में जोश पैदा करने के लिए विश्व कप में जिताने की धांधली एक रणनीति हो सकती है। सोचे यदि बांग्लादेश से भारत की टीम हार जाती और सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंचती तो डालमिया, श्रीनिवासन, शरद पवार के क्रिकेट प्रशासन का जलवा कितना घटता। तभी सेमीफाइनल के आगामी शो के लिए सभी आला पदाधिकारी मैच देखने पहुंच रहे हैं। क्रिकेट के रूटीन हल्ले से अलग इन पहलुओं का मामला सचमुच में बहुत दिलचस्प है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। केंद्र सरकार ने भूमि अधिग्रहण बिल को लोकसभा से पास कराने के लिए 9 संशोधन किए। इसे राज्यसभा से पास कराने के लिए सरकार कुछ और संशोधन कर सकती है। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने संकेत दिया है कि सरकार कुछ और बदलाव करने को तैयार है। सवाल है कि सरकार इस कानून को पेश करने के बाद किसके दबाव में बदलाव कर रही है। बदलाव कराने का श्रेय लेने की होड़ मची है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े लोगों का दावा है कि उनके दबाव में बदलाव हुए हैं। कहा जा रहा है कि संघ से जुड़े संगठनों के दबाव में 9 में से 6 संशोधन हुए, लेकिन बिहार की दोनों सहयोगी पार्टियों लोजपा और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं उनके दबाव में संशोधन किया गया। अकाली दल के नेता भी इसका श्रेय ले रहे हैं। तीसरा दावा विपक्षी पार्टियों का है। कांग्रेस सहित सभी विपक्षी पार्टियों का कहना है कि उनके विरोध के कारण सरकार को पीछे हटना पड़ रहा है। लोकसभा में 9 संशोधनों से उत्साहित कांग्रेस का कहना है कि सरकार यूपीए का ही बिल लागू करे, लेकिन कांग्रेस के अलावा दूसरी विपक्षी पार्टियों और अपनी सबसे बड़ी सहयोगी शिवसेना को मनाने के लिए सरकार कुछ और संशोधन कर सकती है। संघ और छोटी सहयोगी पार्टियां बिल के मौजूदा स्वरूप से सहमत हैं। अब क्षत्रपों व शिवसेना को मनाने के लिए बदलाव होगा। बिहार की जनता पार्टियों और नेताओं को कंफ्यूज कर रही है। सभी पार्टियों और नेताओं की सभा में लोगों की भारी भीड़ जुट रही है। लोगों की इस प्रतिक्रिया की वजह से सारे बड़े नेता जोश में हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को जैसी प्रतिक्रिया मिल रही है, उससे वे अकेले किस्मत आजमाने की सोच रहे हैं। मुजफ्फरपुर, गया और भागलपुर में उन्होंने रैलियां की हैं और हर जगह बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं। लोगों के इस समर्थन से उत्साहित उनके समर्थक तालमेल की शर्त बढ़ाते जा रहे हैं। सीटों की संख्या भी लगातार बढ़ाई जा रही है। इसी तरह लालू प्रसाद ने पटना में भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ राजभवन मार्च किया तो पूरा पटना उनके समर्थन से भर गया। लालू पूर्वी चंपारण में एक पूर्व विधायक की मूर्ति के अनावरण में पहुंचे तो वहां हजारों की भीड़ जुटी और उन्होंने 2 घंटे तक भाषण दिया। ऐसे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भूमि बिल के खिलाफ 24 घंटे के अनशन पर बैठे तो पटना से लेकर बिहार के हर शहर में उनके उपवास को जबरदस्त समर्थन मिला। अब मांझी ने 16 अप्रैल को पटना में ताकत दिखाने का फैसला किया है। उनका कहना है कि अगर वो इस रैली में 5 लाख लोग नहीं जुटा पाए तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। उनसे 2 दिन पहले यानी 14 मार्च को उसी गांधी मैदान में भाजपा का कार्यकर्ता सम्मेलन होगा, जिसमें अमित शाह भी हिस्सा लेंगे। भाजपा नेताओं का कहना है कि 1 लाख कार्यकर्ता जुटेंगे, सो भीड़ और रिस्पांस के आधार पर किसी की ताकत का अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा है।
कांग्रेस पार्टी ने प्रवक्ताओं की नई सूची जारी की तो सोशल मीडिया में इसकी खूब हंसी उड़ी। लोगों ने कहा कि लोकसभा में पार्टी के कुल 44 सांसद हैं, लेकिन प्रवक्ता 52 बना दिए गए। लेकिन कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि इनमें युवा प्रवक्ताओं को ज्यादा मौका दिया जाएगा। वैसे भी वरिष्ठ नेता जिन्हें वरिष्ठ प्रवक्ता बनाया गया है, वे बहुत कम मौके पर बयान देते हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। पी चिदम्बरम, सलमान खुर्शीद या गुलाम नबी आजाद पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। इसी तरह जो 4 नए वरिष्ठ प्रवक्ता बनाए गए हैं, उनमें से भी सिर्फ अजय माकन और शकील अहमद के नियमित प्रेस ब्रीफिंग करने या बयान देने की संभावना मानी जा रही है। युवा प्रवक्ताओं को भी ब्रीफिंग का मौका दिया जाएगा। नए प्रवक्ताओं में राहुल गांधी की टीम के ज्यादातर सदस्यों को जगह मिली है। साथ ही अजय माकन के मीडिया प्रभारी रहते टेलीविजन के वक्ताओं की जो सूची बनी थी, उनमें से ज्यादातर लोगों को बनाए रखा गया है। उनमें से कुछ लोगों को तरक्की देकर प्रवक्ता बना दिया गया है। कांग्रेस के जानकार सूत्रों का कहना है कि मीडिया प्रभारी भले रणदीप सुरजेवाला हैं, लेकिन पर्दे के पीछे से संयोजन का सारा काम नए मीडिया सचिव और मीडिया समन्वय के लिए नियुक्त किए गए 2 लोग करेंगे। नई व्यवस्था में SV रमनी को मीडिया सचिव बनाया गया है, जबकि प्रणब झा और आशीष दुआ मीडिया समन्वयक हैं। ये तीनों लोग अजय माकन की टीम के साथ काम कर चुके हैं। अब आज की सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कोयला खदान आवंटन के मामले में आरोपी के तौर पर अदालत के सामने हाजिर होने से छूट मांगी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका देकर कहा कि उनको अगले महीने CBI की विशेष अदालत के सामने हाजिर होने से छूट दी जाए। 82 साल के मनमोहन सिंह को विशेष अदालत ने आरोपी के तौर पर समन जारी किया है और 8 अप्रैल को हाजिर होने के लिए कहा है। उनके साथ साथ मशहूर उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला और पूर्व कोयला सचिव PC पारिक को भी समन जारी हुआ है। CBI की विशेष अदालत के जज भरत पराशर ने इन सभी लोगों के खिलाफ समन जारी किया है। आरोपी बनाए जाने पर मनमोहन सिंह ने कहा था कि वे दुखी हैं, लेकिन ये जीवन का हिस्सा है। बाद में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उनके समर्थन में पार्टी ऑफिस से उनके घर तक पैदल मार्च किया। भूमि अधिग्रहण कानून के संशोधन के लिए लाए गए बिल को राज्यसभा से पास कराने की रणनीति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय मंत्रियों राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, नितिन गडकरी आदि से मुलाकात की और इस बारे में चर्चा की। भाजपा के जानकार सूत्रों का कहना है कि सरकार भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव के लिए लाए गए अध्यादेश को आगे नहीं बढ़ाएगी। इस अध्यादेश की समय सीमा 5 अप्रैल को खत्म हो रही है। सरकार इसे आगे बढ़ाने की बजाय खत्म होने देगी और बजट सत्र के अगले चरण में बिल को पास कराने की कोशिश करेगी। अगर बिल राज्यसभा में पास नहीं हुआ तो सरकार दूसरे उपायों पर विचार करेगी। दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के संस्थापक नेता और संरक्षक शांति भूषण ने इस बात से इनकार किया है कि उन्होंने पार्टी के असंतुष्ट नेताओं की बैठक बुलाई है। उन्होंने आज कहा कि 28 फरवरी को होने वाली राष्ट्रीय परिषद की बैठक में वे हिस्सा लेंगे, लेकिन उससे एक दिन पहले 27 फरवरी को उन्होंने पार्टी नेताओं की कोई बैठक नहीं बुलाई है। इससे पहले खबर आई थी कि पार्टी के कुछ नेता 27 फरवरी को एक अनौपचारिक बैठक करने वाले हैं, जिसमें 28 फरवरी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक की रणनीति पर विचार होगा, लेकिन शांति भूषण ने इसका खंडन किया है। गौरतलब है कि शांति भूषण और उनके बेटे प्रशांत भूषण के संबंध इन दिनों अरविंद केजरीवाल से अच्छे नहीं हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव के बेटे शैलेश यादव की मौत हो गई है। शैलेश का नाम मध्य प्रदेश के व्यावसायिक परीक्षा मंडल घोटाले के आरोपियों में शामिल था। करोड़ों रुपए के घोटाले में राज्यपाल राम नरेश यादव का भी नाम आया है। बहरहाल उनके बेटे शैलेश का शव आज लखनऊ स्थित उनके घर पर मिला। बताया जा रहा है कि ब्रेन हेमरेज की वजह से शैलेश की मौत हुई है। शैलेश पर आरोप था कि उन्होंने 10 लोगों को नौकरी दिलाने में मदद की थी। इसी सिलसिले में मामला दर्ज होने के बाद उन्हें 2 बार पूछताछ के लिए बुलाया गया, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए। राज्यपाल राम नरेश यादव भी पिछले कुछ दिनों से ICU में भर्ती हैं। उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। भारत में क्रिकेट के उबाल के लिए अब 10 तरह के हथकंडे होते हैं, इसलिए कि अरबों खरबों रुपए का धंधा जुड़ा है। तभी हर तरह की फिक्सिंग से खेल के प्रति दीवानगी बनाए रखी जाती है। क्रिकेट का तमाशा पूरी तरह प्रायोजित हो गया है। बांग्लादेश भारत के मुकाबले वह सेमीफाइनल के हल्ले से यह साबित है। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा।
ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में चल रहे क्रिकेट विश्व कप में कल भारत सेमीफाइनल खेलेगा। भारत की टीम लगातार दूसरी बार सेमीफाइनल में पहुंची है। यह विश्व कप का खिताब बचाने के लिए मैदान में उतरेगी। अब तक इस टूर्नामेंट में अजेय रही भारत की टीम विवादित क्वार्टर फाइनल मुकाबले के बाद सेमीफाइनल में पहुंची है, इसलिए ये मुकाबला उसके लिए प्रतिष्ठा वाला है। भारत की टीम जीतती है तो यह पुख्ता तौर पर प्रमाणित होगा कि बांग्लादेश के खिलाड़ी, आईसीसी के प्रेसिडेंट और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री सब बकवास कर रहे थे। इन सभी ने आरोप लगाया है कि क्वार्टर फाइनल मुकाबले में धांधली हुई और अंपायरों के गलत फैसले की वजह से बांग्लादेश की टीम हारी। हालांकि ज्यादातर जानकार इसे ज्यादा तरजीह नहीं दे रहे हैं। वो बांग्लादेश के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने को तुक्का मान रहे हैं। उनका कहना है कि अगर अंपायरों के एक आध फैसले गलत नहीं होते तब भी भारत बांग्लादेश को हरा देता। हालांकि 2007 में वेस्टइंडीज में हुए क्रिकेट विश्व कप में भारत बांग्लादेश से हारने के कारण ही पहले दौर में टूर्नामेंट से बाहर हुआ था। पिछले 2 दशक में वे भारत का सबसे खराब प्रदर्शन था। उसके बाद इसी बार दोनों टीमें आमने सामने आई थीं, जिसमें भारत ने 100 रन से ज्यादा के अंतर से बांग्लादेश को हराया। अगर भारत कल के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से नहीं जीत पाती है तो बांग्लादेश को फिर ये कहने का मौका मिलेगा कि भारत की टीम उस लायक नहीं थी। बहरहाल यह इस पूरे मुकाबले का एक पहलू है। दूसरा और अहम पहलू कारोबार, क्रिकेट पर लगे दाग और क्रिकेट बोर्ड की राजनीति का है। आईपीएल के पिछले सीजन में मैच फिक्सिंग और सट्टेबाजी के बड़े मामले आए। 2 टीमों राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी और यहाँ तक कि मालिक भी इसके लपेटे में आए। आईसीसी के चेयरमैन और बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन के दामाद गुरुनाथ मयप्पन पर फिक्सिंग के आरोप लगे। राजस्थान रॉयल्स के मालिक राज कुंद्रा के ऊपर भी फिक्सिंग के आरोप लगे। कई खिलाड़ी इसके घेरे में आए। इससे क्रिकेट की प्रतिष्ठा धूमिल हुई। इससे निकलने का एक सुनहरा मौका है। अगर भारत विश्व कप जीतता है तो पिछले सारे विवाद भुला दिए जाएंगे। क्रिकेट की जो रेटिंग गिर रही है वो थम जाएगी। फिर से खिलाड़ियों और बोर्ड के ऊपर पैसा बरसने लगेगा। अगले महीने से होने वाला आईपीएल मुकाबला सुपर हिट होगा। आईपीएल का तमाशा भारतीय क्रिकेट बोर्ड और खिलाड़ियों, प्रायोजकों और टीम मालिकों के लिए कमाई का बड़ा जरिया है। विश्व कप में भारत की सफलता आईपीएल की सफलता के लिए बहुत जरूरी है। यह स्थिति सभी के अनुकूल है। आईपीएल की वजह से लगे दाग धब्बों को धोने के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अधिकारी सेमीफाइनल मुकाबले को बड़े कैंपेन में तब्दील कर रहे हैं। बीसीसीआई के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, सचिव आदि सभी ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हैं। मुकाबले की पूरी हाइप बनाई जा रही है। सेमीफाइनल में भारत जीते या हारे, टीम प्रबंधकों को टीम की उपलब्धियों का ढोल पीटना है। लगातार दूसरी बार सेमीफाइनल खेलने को ही बड़ी उपलब्धि बताया जाएगा। अगर टीम जीत जाती है तो कई चीजें उसकी चमक में ढक जाएंगी, लेकिन जीत नहीं पाती है तो टीम और प्रबंधक दोनों के भीतर की राजनीति तेज होगी। फिर श्रीनिवासन बनाम पवार, श्रीनिवासन बनाम डालमिया, रवि शास्त्री बनाम श्रीनिवासन, महेंद्र सिंह धोनी बनाम विराट कोहली, डालमिया बनाम अनुराग ठाकुर जैसे कई विवाद होंगे। अब एक ब्रेक है, उसके बाद क्रिकेट के धमाल पर चर्चा करेंगे। क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल में भारत का पहुंचना क्या इतना अप्रत्याशित है जो इतना नगाड़ा बचा है? बांग्लादेश की क्रिकेट टीम का क्या मतलब है और भारत की टीम का क्या अर्थ है? इसे जानते हुए क्या ये शर्मनाक बात नहीं है जो बांग्लादेश में ये शोर हो कि चीटिंग से भारत की टीम को जिताया गया? इस विवाद से क्रिकेट में अपनी दुर्दशा के अर्थ निकलते हैं। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ खेल पत्रकार हरपाल सिंह बेदी है। बेदी जी, भारत बांग्लादेश के क्रिकेट मैच के बाद जो भारत की जीत हुई और उसका बांग्लादेश में या बाकी देशों में जो प्रतिक्रिया है, जो विवाद है, उससे क्या नहीं लगता है कि हर मामले में यहाँ अपने क्रिकेट में धांधलियां हो गई है? धांधली तो नहीं, देखिए ऐसा है कि क्रिकेट में ये 8 टीमों को जो पहुंची हैं, इन्होंने पहुंचना ही था। इसी तरीके का फॉर्मेट बनाया था। आपको मैं बताना था व्यास जी, जब 2007 में वेस्टइंडीज में ये टूर्नामेंट हुआ, इसका फॉर्मेट अलग था। हुआ ये कि उस पहले राउंड में ही जो प्रिलिमिनरी राउंड था उसमें भारत और पाकिस्तान आउट हो गया। भारत बांग्लादेश से हार गया, भारत श्रीलंका से हार गया, आउट हो गया। तो उसके बाद सारा टूर्नामेंट कोलैप्स हो गया। मतलब भारत की वजह पर ये नहीं मैं कह रहा कि भारत अच्छा खेलेगा, मतलब आप भारत का पैसे की ताकत ये है इसमें भारत की। तो उन्होंने कहा था ये तो भारत चला गया, आप कौन देखेगा? क्रिकेट का जो इसीलिए तो इन्होंने फॉर्मेट बता दिया। तो यही तो क्रिकेट में भारत को आखिर तक ले जाने के लिए एक तरह से पूरा फॉर्मेट भी बदल देंगे आप मैच में भी बांग्लादेश के सामने एम्पायरिंग का भी विवाद हो जाएगा। उसमें ऐसा है कि भारत बांग्लादेश से तो बड़ा सुपीरियर था, अब जो मर्जी कह लें। पर हसीना वाजिद से लेकर सबने एम्पायर गड़बड़ नहीं हुई क्या? नहीं, एम्पायर की
कहते हैं कि गलत डिसीजन अलीम डार साहब है। अच्छा वो भी है कि कोई गोरा पाकिस्तानी अंपायर था जिन्हें भारत के हक में दिया। ये भी बता दूं मैं, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई है कि वो अलीम डार साहब थे, उन्होंने भारत उनको पैनल से अभी हटा दिया। 2 सेमीफाइनल होंगे उसमें अलीम डार नहीं होगा, उसको बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट वो है। लेकिन देखिए हटाया भी इसलिए क्योंकि विवाद हुआ। भाई मुस्तफा जो आईसीसी का प्रेसिडेंट है, चेयरमैन तो हमारे श्रीनिवासन साहब है ना। आप देखिए आईसीसी का भी स्ट्रक्चर बता दिया, पहले एक होता था अब 3-4 चेयरमैन तो श्रीनिवासन है। खुश करने के लिए बांग्लादेश को भी बना दिया प्रेसिडेंट, मगर प्रेसिडेंट को कोई नहीं। उसने कहा जब एक आईसीसी का प्रेसिडेंट कह रहा है कि ये धांधली है तो उसमें शोर तो पड़ना था। उन्होंने कहा अच्छा अलीम डार को हटा देते हैं, मगर ये इतना बड़ा धांधली थी। भारत बड़ी सुपीरियर टीम थी बांग्लादेश से, इसमें कोई दो राय नहीं। नहीं तो फिर अगर थी तो फिर ये विवाद पे क्यों? मतलब एक पूरा देश विवाद में है, पूरे बांग्लादेश में माहौल ये है, उसकी प्रधानमंत्री से लेकर सब ये कह रहे हैं कि ये चीटिंग है, ये धांधली है। देखिए ना, वो भी बांग्लादेश को भी अपने बारे में गलत फहमी होगी। क्वार्टर फाइनल पहुंच गई, उनको उम्मीद नहीं थी। देखिए क्वार्टर फाइनल का जो फॉर्मेट था उसमें ये था कि 10 जो जो 10 टीमें हैं क्रिकेट टेस्ट प्लेइंग क्रिकेट, 4 टीमों की बात नहीं मैं कह रहा, अफगानिस्तान, स्कॉटलैंड, आयरलैंड और यूएई की बात नहीं कर रही, 4 निकाल के 10 टीमें हैं। उनमें ये उम्मीद की थी कि जिम्बाब्वे और बांग्लादेश नहीं पहुंचेगी, बाकी इंग्लैंड पहुंचेगी। इंग्लैंड हार गई, अब बांग्लादेश की उम्मीदें बढ़ गई। तो ये उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। पर आपके अनुसार क्या सचमुच के अंदर ये पूरा एक तरह से भारत को आगे तक आखिर तक ले जाना, ये पूरी क्रिकेट प्रशासन की, भले दुनिया का हो या यहाँ का हो, ये एक स्ट्रेटेजी हो सकती है? तो हो भी सकती है, मगर इसमें ये नहीं कहने कि भारत ने अब बाकी टीमें नहीं खेली तो क्या करें। बाकी टीमें बड़ी फैसिलिटी, इसका ये मतलब ये है जब जिस दिन ये क्वार्टर फाइनल अनाउंस हुए तो बड़े लोगों ने कहा साहब देखिए कमाल हो गया, 4 टीमें जो है साउथ एशिया से नहीं, आप लोग एशिया नहीं साउथ एशिया से, यानी सार्क के 4 टीमें हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। ये एक क्रिकेट की पॉपुलैरिटी नहीं है, ये क्रिकेट की कमजोरी है कि कोई खेल नहीं रहा। और जो बाकी देशों में खेल रहे हैं आप नए नए प्लेयर, कोई शाह साहब है, कोई तारिक है, कोई सोडी है, कोई संधू है, सारे भारतीय हैं या पाकिस्तानी। इसका ये मतलब है कि आप देखिए ना 47 दिन वर्ल्ड कप चल, 47 दिन, उसमें 49 मैच हुए, 46 मैच हो गए। 46 मैच में 1 या 2 मैचों के अलावा किसी को पता नहीं का मैच, एक मैच जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का हुआ, मतलब आपके अनुसार कि ये सच खींचा गया, खींचा नहीं, ये बात का बतंगड़ है सचमुच में। ये जो मतलब सेमीफाइनल में भारत का पहुंचना और ये पहुंचना सब कुछ बिल्कुल नहीं बनना ही था जिस तरीके की। देखिए फिर आप ये कह रहे हैं कि बनना था तो बनना था, तो इसका मतलब मेरा ये कहने का ना, भारत की टीम अभी तक बड़ी अच्छा खेल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये भी देख लीजिए ये जो 4 टीमें अभी सेमीफाइनल पहुंची है, पिछले 10 में से यही पहुंच रही ना, कोई नई चीज तो है ही नहीं। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि ये सब एक तरह से तयशुदा है, मतलब तयशुदा इस नाते कि फॉर्मेट तयशुदा है, पर उसके बाद इतना आपने यहाँ हल्ला, इतना ये कि जैसे बहुत बड़ी वो कोई उपलब्धि हो गई हो। क्या करें, आपके पास कुछ और है नहीं लेना देनी। अगर जिस मुल्क में आप देखिए, अगर आयरलैंड के मैच पे भी आप, यूएई के मैच पे अगर बहस हो रही है, आप छोड़िए इन बातों को, बांग्लादेश तो खेले, यूएई में एक प्लेयर है जो बॉम्बे से था, बेचारा क्लब क्रिकेट खेलता था, वो चला गया नौकरी करने, वो यूएई की तरफ से खेल रहा है कराटे की, क्या उसके घर पहुंच गए सारे 4 कॉलम उसमें। उसका बाप कहता जी मैं बड़ा उम्मीद करता हूँ, उसके पिताजी, माताजी, जो प्लेयर जो दिल्ली में, ये बॉम्बे में क्लब में नहीं खेल रहा था। क्रिकेट की ये जो दीवानगी है, ये भी एक तरह से ये नहीं लगता कि इसके पीछे भी ऑर्गेनाइजर्स का या इनकी मीडिया का या इसका सबका है? सचमुच में खेल की जो चीज है, जो सत्व तत्व खेल का है, वो कहीं नहीं है। रणजी ट्रॉफी मैच हुआ फाइनल, जिसमें 2 करोड़ रुपया इनाम राशि है, फाइनल 5 आदमी थे, 5 की छा जो हंसते थे, किसी ने कहा प्लेयर को छोड़ दो, और यूएई का और इसका आयरलैंड का 4 कॉलम 5 मैच, हर आदमी ने आर्टिकल लिखा कि कैसे यूएई को हराया गया। आप देखिए रणजी ट्रॉफी फाइनल में तमिलनाडु और कर्नाटका 2 बेस्ट टीमें देश की, और अच्छा खेल हाई लेवल का रणजी ट्रॉफी का, और वानखेड़ी स्टेडियम में हो रहा है, सारा स्टेडियम खाली है, मतलब 5-7 बंदे जबरदस्ती पकड़ लिया। लगता नहीं कि ये पूरा कुल मिलाकर मार्केटिंग का या शोशेबाजी का उसी का ये असली बात तो ये पते की निकलती। आप देखिए ना, आफ्ताब शिफजलसानी, कोई बेदी, ये वो सारे बैठे हुए हैं जो एंकर हैं, जो फिल्म स्टार हैं, हर आदमी सजन नहीं कहता जी वो क्रिकेट खेला, मुझे समझ नहीं कब खेले क्रिकेट, हर कहता है कि मैंने कभी कॉलेज के जमाने में कौन सा खेल। तो आज हर आदमी एक्सपर्ट है, हर आदमी की दुआएं हैं भारत के साथ, हर आदमी कहता है धोनी के धुरंधर जीत रहे हैं। अच्छा इसको वर्ल्ड कप कहना गलत है, इसको इंटरनेशनल कप कहना चाहिए। इसकी खेलते 8 टीमें हैं, 4 टीमों को जबरदस्ती खींच ले आते आए। अच्छा वो कोई इनको किसी भी इंटरेस्ट नहीं है सिवाय भारत को और थोड़ी से इंडिया पाकिस्तान को हटा दीजिए, वर्ल्ड कप का पता ही नहीं। भारत
दुनिया में कोई नहीं है। नहीं तो वही वर्ल्ड कप भी बनाना, ये सब हाइप बनाना, ये सब करना, ये एक पूरा बिजनेस सर्कल, पूरा साइकिल। एक ने मुझे कहा कि भारत को नहीं जीतना चाहिए, हालांकि गलत वर्ड में कहा, यार तुम पहले आदमी, मैं तो नहीं कह सकता, कहता भारत को नहीं जीतना चाहिए। मैंने कहा क्यों? उसकी बड़ी दर्द भरी, सही बात है जन ने, उसने कहा अगर भारत जीत गया तो बाकी सारी खेलों की तबाही हो जाएगी। भारत जीत गया तो इन करोड़पतियों को और ये गवर्नमेंट देगी पैसे, जिस गवर्नमेंट को कोई अक्ल नहीं है कि लोग मर रहे हैं भूखे। आज तक उसने कहा कि आज तक किसान जितने मरे हैं, किसी पर गवर्नमेंट ने 1 लाख रुपए की अनाउंसमेंट नहीं की। अगर ये गलती से जीत जाए, हर बंदे को 5-5, 6 करोड़, जिनको खुद पता नहीं कितना पैसा है इनके पास, इतना इनको कोई पता नहीं। कहते दुनिया में पहला मुल्क है जहां पर करोड़पति को करोड़ मिलते। कभी आपने नहीं सुना होगा कि किसी फुटबॉल टीम ने जब वर्ल्ड कप जीता तो स्पेन ने उनको पैसे दिए, क्योंकि खुद ही करोड़पति हैं। कभी आपने सुना रॉजर फेडरर जब विंबलडन जीता तो उसको स्विट्जरलैंड में नहीं, अरबपति है। ये पहला मुल्क है जहां पर करोड़पति हैं, आईपीएल खेलते हैं, और वो खेल है जो कुल मिलाकर उसकी बुनावट और वो सब हम जानते हैं, जिसका खेल मतलब नहीं, हम क्रिटिसाइज तो मैं ज्यादा नहीं करना चाहता, इसलिए नहीं कि मैं बोल, मगर ये कहने का मतलब कि राहुल द्रविड़ ने इस टूर्नामेंट शुरू होने से पहले कहा था कि ये फॉर्मेट प्रेडिक्टेबल है, ये 8 टीमें आएंगी, इसमें कोई बड़ी बड़ी बात नहीं, कोई सस्पेंस नहीं, और खेलते ही नहीं। मगर सवाल ये, जितना भारत में इसका जलवा है, वो इसका आपने बिल्कुल सही आंकलन किया, इसको मीडिया हाइप दिया गया, अखबारों में है सारे। नहीं तो इसके साथ में क्रिकेट प्रशासन, बीसीसीआई, ये भी क्या सचमुच में इसकी पूरी को मार्केटिंग के इसके पीछे लगते हैं? क्रिकेट भी है, गवर्नमेंट का भी इंटरेस्ट है सर, कोई पूछने वाला होगा ना। हर अच्छे छोटे-छोटे मैच में आप ट्वीट हो जाने के आपकी बधाई हो, मजाक ये है कि आपका क्या इंटरेस्ट है। आपने कभी हॉकी में अगर इंडिया श्रीलंका को हराया हो, व्यास जी आप कहेंगे यार छोड़ो, कोई इस पर बहस ही नहीं करेंगे कि श्रीलंका को हराया, मगर इधर हराते हैं तो तहलका मच जाता है। ओवरऑल ये जो वर्ल्ड कप है, या जिसको इंटरनेशनल क्रिकेट कहना चाहिए, ये मीडिया मैनेजमेंट ज्यादा है भारत में, अखबारों में, टीवी चैनल्स में, पूरी टीआरपी का खेल, और कुछ नहीं है। ये बेदी जी, बातचीत को यही समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।